कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शर्मा। वो प्रोग्राम आपका जहाँ बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसकी वजह आप सब जानते हैं। पहलगाम का आतंकवादी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। उस वक्त देश में जो माहौल था, देश में जो गुस्सा था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो पीटा, उसकी खुशी भी थी। तो हम भी ज़रा उसी में व्यस्त थे और आपके लिए हम उससे जुड़ी हुई जानकारियां लेकर के आ रहे थे। वो सिलसिला बंद नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अब कॉफ़ी पर आपसे रोज़ मुलाकात हुआ करेगी। और आज के दिन में आपको आप हमारे पैनल से अब मिलवा रहा हूं। तो शुरुआत कर रहा हूं जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा पूछते थे हमसे, प्रदीप जी कहाँ हैं, प्रदीप जी कहाँ हैं? तो प्रदीप जी यहाँ हैं। प्रदीप जी स्टूडियो में आ चुके हैं। प्रदीप सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, आपके बारे में बहुत लोग कहते थे देवेंद्र जी कहाँ गायब हो गए। मैं कहा नहीं, वो अभी जरा ऑपरेशन सिंदूर में लगे हैं। और आज के हमारे सबसे खास मेहमान, उनका परिचय मैं थोड़ा सा लंबा दूंगा, लेकिन बस शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद जी खंडारे साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जनरल खंडारे 2015 से 2018 तक ये आप डीजी रहे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के। खास बात ये कि इसी दौरान भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर। फिर 2018 से 2021 तक आप मिलिट्री एडवाइजर रहे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को। इस दौरान बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब 2022 मार्च से लेकर के अभी 16 मई 2025 तक, 10 मई को खत्म हुआ था सिलसिला मिलिट्री ऑपरेशंस, और 16 मई तक सर जो थे वो प्रिंसिपल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे। तो मतलब जो कुछ हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी जो मिलिट्री कार्रवाई चल रही थी, उस सब से सर अंदर से अवगत थे। मतलब ही वाज प्रिवी टू मेनी ऑफ द थिंग्स जो बाहर हमें जितनी पता लग रही थी उससे बहुत ज़्यादा। सर, या सभी कुछ पता लग रहा था? नहीं, सभी चीज़ पता होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो सर आप सिंदूर, आपकी एक्सपेक्टेशंस से आप अगर आंकें उसको, तो कैसे कैसे जांचेंगे? देखिए, ऑप सिंदूर जो हुआ उसको आप थोड़ी एक पृष्ठभूमि में जाइए। पाकिस्तान का बर्ताव भारत के प्रति, पाकिस्तान की सोच भारत के प्रति कैसी रही है शुरू से। आपका एक पड़ोसी है जो सुधरता ही नहीं, उसका बिहेवियर सुधरता नहीं है। और अब आप मोदी जी के टर्म से लेंगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की यात्रा की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनको क्या मिला इन रिटर्न? वही मिला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, पठानकोट एयरबेस का स्ट्राइक। मतलब 2016 की शुरुआत ही इससे हुई। फिर भी उनकी सरकार ने क्या सोचा कि चलिए हम उनको एक बार मौका देते हैं, वो आए यहाँ पे देखें। क्या निकला निष्कर्ष? ज़ीरो। फिर उसके बाद ये 2016 की शुरुआत ही थी और उरी हुआ। यहाँ पे मेरे ख्याल से इन लोगों ने तय किया, जो भी अपेक्स लेवल पे थे उस समय, प्रधानमंत्री जी और एनएसए साहब और हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, ये एक निर्णय हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, उस समय एक बार पर्रिकर जी ने हमको बोला भी था कि द पेन सफर्ड बाय अस हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर साइड। क्या बात है। और उसका मतलब क्या हुआ? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 7 ठिकानों पे, 7 मिलिटेंट लॉन्च पैड्स पे। लेकिन ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के ऑपोजिट थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑपोजिट थे, लेकिन 7 जगह एक साथ। उसके बाद पुलवामा हुआ। पुलवामा के चक्कर में हमने फिर बालाकोट किया। अभी फ़र्क क्या था? अभी हम पैदल रास्ते से नहीं गए, हम हवाई जहाज़ से गए और इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमने क्रॉस की और उनके ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को हमने ठोका। उसका रिटर्न में क्या था कि आपने तो कौवे उड़ाए, आपने कुछ पेड़ गिराए। ये देखिए बर्ताव, मतलब सुधारने वालों में से नहीं है। और अभी जब पहलगाम का हुआ तो इस समय हमने वो पूरा चेंज किया। और पूरा चेंज कैसे किया? हमने कहा अभी लाइन ऑफ कंट्रोल तक कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, और हम उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो मदरसे हैं, जो ट्रेनिंग वाले हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा एम्पायर है इनका, और तीनों तंजीमों का है। हिजबुल मुजाहिदीन का भी है, लश्कर तोयबा का भी है और जैश ए मोहम्मद का भी है।
तो उसको जब डिस्ट्रॉय किया, हमारा इरादा ऑपरेशन सिंदूर का यही था कि उनके जो इकोसिस्टम है, उनका जो पूरा तंत्र है, उसको टेररिज्म वाले को हमने करना है। लेकिन जब भी ऐसी प्लानिंग होती है तो कई चीज़ें आगे की सोची जाती हैं। हम अगर ऐसा करेंगे और उसने कुछ और बढ़ाया तो हम क्या करेंगे, ऐसे कई स्टेप्स हम पहले ही प्लान करके रखते हैं। तो इस वाले में जैसे ही हमने किया तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था हमारे जो सिविलियंस हैं बॉर्डर के साथ, उरी में, पुंछ में, जम्मू में, अमृतसर में, और क्या था जवाब? सिविलियन को मारने के अलावा गुरुद्वारा, ईसाइयों का गिरजाघर, ये किस तरह की सभ्यता है? तो ये देखने के बाद फिर उस समय हमने ये तय किया कि अभी ये सुधरने वालों में से नहीं है, तो उनके जो मिलिट्री या रक्षा जो उनके संस्थान थे उनको टारगेट किया जाएगा। इस पूरे वाक़े में आप देखिए, हमने कभी भी उनके सिविलियन को टच नहीं किया। जब हमने उनके हेडक्वार्टर्स को भी मारा टेररिस्ट के, आतंकवाद के, तो कितने बजे मारा? हमने नमाज के टाइम नहीं मारा, रात को 1 बजे। हमने रात को अगर मारा है तो उस समय सिविलियन वहाँ होना नहीं चाहिए। जो उस मदरसे का होगा वही होगा उसके अंदर। ठीक। तो हमने हर चीज़ की बहुत ध्यान से प्लानिंग की। तो ये जो हम अगर फेज़ 1 को लें तो हमने तो पूरा प्लान करके उसका निष्कर्ष निकालने तक किया, और उसके बाद हमने लॉग मैसेज भेजा कि भाई हमें ये जो करना था हम कर चुके, हम आगे इसको नहीं ले जाना चाहते। उसका रिप्लाई हमारे सिविलियंस के ऊपर। फिर उसका जवाब हमने जब दिया और जब उसकी एयरफील्ड वगैरह टारगेट की और बीच में उसने मिसाइल्स मारने की कोशिश की जो दिल्ली के लिए भी आने वाली थी, तो उसको भी हमने मार गिराया। तो हमारा तो बिल्कुल टेररिस्ट से शुरू हुआ, और जब उसने हमारे सिविलियंस को मारा और सिविलियंस को मारना चाहता था और भी, उस समय हमने उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बुलारी से लेके स्कर्दू तक हमने सिर्फ उस समय एक जगह पे नहीं किया, हमने उसको पूरा फैला दिया। तो मेरे हिसाब से तो हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल सही था। और मिलिट्री टारगेट्स हमेशा जब प्लान किए जाते हैं तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ एम एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। और जब वो मेंटेनेंस ऑफ एम हमको आगे बढ़ाना पड़ा, तो जिसको बोला जाता है एस्केलेटरी लैडर, उसने बढ़ाया तो फिर हमने भी बढ़ाया। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा। जो अचीव करने निकले थे वो कर लिया, बिल्कुल पूरी तरीके से। बिल्कुल, ये मिलिट्री एम था और मिलिट्री एम अचीव किया। सर तबीयत से मारा सर? अच्छी तरह। आप देखिए, ये जो उस बालाकोट से हम क्या सीखे थे? हमारे ही देश के लोग हमको प्रूफ मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक से हम क्या सीखे? हमारे ही देश के लोग हमारे ऊपर शक कर रहे थे। मतलब सबसे दुखदाई क्षण हमारे लिए वही है कि हमारे लोग हमें बोल रहे हैं कि नहीं हुआ ये। थोड़े से दुखदाई अभी भी हैं। हाँ, तो जो दुखदाई होंगे वो रहें, क्योंकि हमने जो अभी इस बार एविडेंस दिया है वो कौन सी सैटेलाइट इमेजरी है? मैक्सार। किसका मैक्सार है? ये यूएसए का है। हमने अपने कार्टोसैट की इमेजरी नहीं दिखाई है। नहीं तो आप हमारे ऊपर उसमें भी लांछन लगा सकते थे। आप नहीं, मतलब जो लगाने वाले हैं, कि अरे ये तो आपने डॉक्टर करके इमेज दी हुई है। तो और आप देखिए, अभी वो आपको हैंगर दिख रहा है, हैंगर टूटा हुआ है। जो हैंगर टूटा हुआ है वहीं से एक स्क्वाड्रन लीडर और 45 उनके एयरमैन के मरने की भी खबर है। हम जब सेना की कार्रवाई करते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि हमने इतने मारे हैं। हम ये बाकी जो सोशल मीडिया और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम देखते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम तो अपने मुंह से कभी नहीं बोलते ना, क्योंकि हम वो बोल के अपना स्तर घटाना नहीं चाहते। अब सर वो जब आप कह रहे थे कि कुछ हमारे ही लोग सबूत मांगते थे एयर स्ट्राइक पर और सर्जिकल स्ट्राइक पर, आज सबूत तो नहीं मांग रहे क्योंकि नहीं मान सकते, सबूत है सामने, क्योंकि दिख रहा है ना वो हम सीखे ना। हाँ, तो वो लड़ाई में ये शामिल नहीं था। हाँ, लेकिन आपने ये फ्रंट कवर करके बहुत अच्छा किया कि नहीं, इस बात सबूत के साथ। हमारी ट्रेनिंग में हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि आप सबूत लेके आइए, हमें कभी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हम अपने देशवासियों पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी बात मानेंगे। लेकिन अब ये नई सीख है कि सबूत भी लाओ। ये देशवासियों के लिए क्या है। अब सर, जैसे मैं आपको अब ये पॉलिटिक्स में आपको नहीं ला रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट बताया इसलिए बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने ऑप सिंदूर की शुरुआत से ही ये पूछना शुरू किया, हमारे कितने जहाज गिरे बताइए, हमारे कितने रफेल गिरे बताइए। अब उसमें उनका कुछ, उनको लगा कि जयशंकर जी से कुछ बात को ऐसी निकल गई थी जिसको उन्होंने पकड़ लिया और वो उसको वो हवा दे रहे थे, मगर एम क्या था? ये जहाज गिरे कितने, ये बताओ। तो अब जब उस लेवल का आदमी नेता बोलता है तो बात एम्पलीफाई होती है। फिर 4 लोग और इस बात को पूछते हैं कि भाई क्या हमारा कोई नुकसान हुआ था क्या पहले दिन? पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर ही रहा था और कर रहा है कि हमने 5 जहाज गिरा दिए भारत के, 6 जहाज गिरा दिए। अच्छा, अब इस बीच में क्या हुआ? अभी हमारे जो CDS हैं जनरल चौहान, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हो गए सिंगापुर में,
तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा इस बात को जब सवाल हुआ सीधे सीधे तो उन्होंने कहा कि हाँ वी सफर्ड सम लॉसेस, तो इससे इसको और हवा मिल गई। तो अब सर क्या जवाब दें इस बात का कि भारत का कोई जहाज़ गिर गया क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, हमारा देश क्या अभी के नेताओं से जाना जाता है या हमारे जो पूर्वज थे और जो बहुत ही विद्वान थे, चाहे वो श्री कृष्ण जैसे स्ट्रैटेजिस्ट रहे हों, चाहे चाणक्य जैसे विद्वान रहे हों, जिनके समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, किस नाम से जाना जाता है? उन लोगों के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति में क्या लिखा है? चाणक्य नीति के 17 जो अध्याय हैं उसमें क्या लिखा है कि ऐसी कोई खबर जिससे दुश्मन को फायदा होता हो अगर आप बताएं तो वो क्या कहलाएगा? मैं उसके आगे फिल इन द ब्लैंक नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको चाणक्य जैसे व्यक्ति ने जो 300 साल ईसा के पूर्व, और उनको हम मानते हैं, और उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो सिखलाई है, वो हमारे अलावा यूएसए में पढ़ाई जाती है, यूरोप में अन्य सेनाओं में पढ़ाई जाती है। आपको पता है यहाँ पे जो एक यूनाइटेड किंगडम्स के डिफेंस अटैचे थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे पीएचडी की चाणक्य के ऊपर। क्या मतलब है इस चीज़ का? वो हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं और हम उसको देखने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि जिस चीज़ से आपके शत्रु को फ़ायदा होने वाला है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों की विद्वत्ता नहीं लेना चाहते तो इसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? मुझे तो लगता है कि हमें संयम बरतना चाहिए, और वो भी हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि अभी देखिए, हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हम गुस्से में लड़ते हैं? हम बहुत संयम के साथ, बहुत ठंडे दिमाग के साथ प्लानिंग करते हैं। हम जब लड़ाई भी लड़ते हैं, वो बॉलीवुड फिल्म छोड़ दीजिए जिसमें चिल्लाहट वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमें प्लानिंग करनी होती है बहुत ठंडे दिमाग से करते हैं। जब ये लड़ाई ख़त्म भी हो जाती है उस समय में हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा रहता है। मैं तो जब टीवी पे और बाकी जगह पे गर्म दिमाग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लड़ाई किसने लड़ी, हमने कि उन्होंने। तो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब इंटरव्यू लेने वाले का एजेंडा तो मैं समझ सकता हूं सर, कि उसकी कोशिश है कि मैं निकलवाऊं इनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे मेरी हेडलाइन बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल समझ से परे है। मैं मतलब हमसे भी इतने लोग पूछते हैं, रोज़ाना पूछते हैं यही सवाल, हम भी समझा के जो है अब तो थक से गए कि तुमको 10 मई याद नहीं है, उसके बाद जितनी सैटेलाइट की पिक्चर आई वो तुमको याद नहीं है, 13 एयरबेस पे तुमने जाके मारा। शहबाज शरीफ कह रहा है आसिम मुनीर के सामने खड़ा होकर के कि रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया हमारे सिपह सलार का कि मैंने साहब मार खा ली है, प्रधानमंत्री जी बताओ मैं क्या करूं, आपके 13 एयरबेस लुट गए, पिट गए। वो नहीं तुमको ध्यान आ रहा है, कितना जहाज गिर गया। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं सौरभ जी, जब हम मिलिट्री की प्लानिंग करते हैं, शायद, और इसका ये कारण है क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग मिलिट्री में नौकरी नहीं करते। इजराइल की बात होगी तो शायद इजराइल में हर एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसको ये मालूम है। हम जब प्लानिंग करते हैं कि हमें एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है, एग्जैक्टली सर, तो एंड रिजल्ट के लिए हम जब तय करते हैं कि इसके लिए हमें कितने प्लेन्स यूज़ करने हैं, कितने जवान यूज़ करने हैं, कितनी आर्टिलरी यूज़ करनी है, कितने टैंक यूज़ करने हैं, जो भी है, जिस तरह की भी लड़ाई है, कितने अगर नौसेना के हमें जहाज़ यूज़ करने तो कितने यूज़ करने। लेकिन ये तय होता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन एंड रिजल्ट तो हमको लेना ही लेना है, वो हासिल करना है एनी कॉस्ट, कोई भी हो। उस समय हम ये नहीं कहते ओहो 4 जवान मर गए वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसी को कहते हैं बलिदान। और अगर आपके लिए एक जवान या कोई भी व्यक्ति आपके लिए जान पे खेल के ये काम कर रहा है तो मेरे ख्याल से एंड रिजल्ट छोड़ के, जिसको बोलते हैं कॉस्मेटिक अफेयर, उसमें क्यों फंसना चाहते हैं। एंड रिजल्ट अगर हम नहीं अचीव करते हमसे सवाल किया मैं तो कह रहा हूँ कि कोई अगर ये भी पूछता ना तो मैं समझता कि ये इसके दिल में दर्द है कि भाई आपका कोई हमारे किसी सैनिक का नुकसान तो नहीं हुआ, ये पूछना चाहिए, किसी पायलट का नुकसान तो नहीं हुआ। वो पूछे तो समझ में आता है, वो नहीं, मशीन की चिंता जो है वो हो रही है। और ये अब तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी तो कह रही है स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, और जैसे कारगिल के बाद रिव्यू कमेटी बनी थी वैसी कमेटी बनाइए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। सीडीएस साहब का वो इंटरव्यू का 1 मिनट का हिस्सा निकाल के कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, और उस पर अभी तक 1 लाख व्यूज़ तो हो गए थे जब तक मैंने लास्ट चेक किया। व्हाट इज़ दिस सर? नहीं, देखिए, समस्या ये है कि उनको एंड रिजल्ट से मतलब नहीं है, या बल्कि इस तरह से कहें कि एंड रिजल्ट जो है वो उनके एजेंडा को सूट नहीं करता है। भारत जीत गया ये बताने का मतलब है
कि उनको लगता है परोक्ष रूप से हम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप तो देश की उन्हीं के हाथ में है। वो हम कैसे कर सकते हैं? दुनिया इंदिरा गांधी को क्रेडिट देती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1971 का वो उनको मंजूर है। वो भाई 71 का क्रेडिट सेना को नहीं है, इंदिरा गांधी को है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी को कैसे मिल सकता है? सवाल ये है, इसलिए ये सब बातें उठाई जा रही हैं। दूसरा, आप कहीं ना कहीं इससे लगातार जब आप करते हैं, एक बार कर दिया तो चलिए गलती हो गई, 2 बार कर दिया चलिए अनजाने में कर दिया, लेकिन जब बार बार आप करते हैं तो इसका मतलब आपका उद्देश्य है इसके पीछे। आप वही बात बोल रहे हैं जो एजेंडा पाकिस्तान चला रहा है, जो एजेंडा भारत विरोधी शक्तियां चला रही हैं। तो आखिर आपका एजेंडा क्या है? क्या है? भारत के हित का तो नहीं है। क्यों राहुल गांधी को जानना है कि राफेल गिरा कि नहीं गिरा? राहुल गांधी को आप देखिए, ये दर्द बहुत पुराना है। ये दर्द बोफोर्स के समय से है, कांग्रेस और गांधी परिवार का। राजीव गांधी पर जो आरोप लगा भ्रष्टाचार का, बोफोर्स में दलाली का जो आरोप लगा, जो नारे लगे, उनको लगा था 2018-19 में कि बोफोर्स उस दर्द को कम कर सकता है। आप याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले राफेल को लेकर उन्होंने कितना जो है अभियान चलाया था। संसद में जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, रक्षा मंत्री की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, सीएजी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं। तो उनका वो एजेंडा अभी खत्म नहीं हुआ है। उनको साबित करना है कि राफेल की जो डील हुई वो गलत हुई। राफेल जो है किसी काम का फाइटर जेट नहीं है, और मोदी ने ये डील की इसलिए हमको जो है ये नुकसान हुआ। तो आप दरअसल अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं कि राफेल तक हम पहुंचे क्यों होंगे? वो किसी प्रोसेस से पिक किया गया। अरे वो भी खरीद रहे थे, तो फिर ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीद रहे। 20 साल से खरीद रहे थे ना, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे। वो तो 126 खरीद रहे थे। यही राफेल ही। हाँ, ये राफेल ही। तो अब क्या प्रूव कर लेंगे वो? से फॉर एग्जाम्पल आर्गुमेंट से, सिर्फ बहस के लिए, इसका कोई फैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई जहाज गिरा, सो युद्ध है। नहीं, सो मतलब मैं ये कोई वीडियो गेम तो है नहीं। उनको क्या मिल जाएगा? इससे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या मिल जाएगा? उनको मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान का जो एजेंडा है, चीन का जो एजेंडा है, चीन के लिए चिंता की बात है कि उसके J-10 और J-17 गिरे। अगर ये और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी काम नहीं आया पाकिस्तान के। आई विल नॉट गो सो फार कि वो चीन का या पाकिस्तान का एजेंडा पैरेट करेंगे। नहीं, लेकिन वो उस एजेंडे, जो उनका एजेंडा है उसमें मददगार बन रहे हैं। यस, मे बी ये कह सकते हैं। तो भाई आखिर आप क्यों कर रहे हैं? आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि चीन और पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे तो दूर रहे। मैं उनकी मदद तो ना कर दूं। हाँ, कुछ भी बोल के। हाँ, मतलब चाहे आप जानबूझ के बोल रहे हो, चाहे अनजाने में भी बोल रहे हो, तो भी आपको एक बार की बात समझ में आ जाना चाहिए कि इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है या हो सकता है। दुश्मन देश का फायदा हो सकता है। जो जनरल साहब ने बात कही, चाणक्य को जो कोट किया कि अगर आप ऐसी कोई बात बोलते हैं जिससे दुश्मन का फायदा हो रहा हो, तो आप अपने देश के साथ तो नहीं है। अब देवेंद्र, कहीं आपको ऐसा लगा, या अभी सीडीएस साहब की बात से, या अपोजिशन या कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है, इससे कहीं इस नैरेटिव वॉर में हमें कोई नुकसान हुआ? और उसमें देखिए साहब, जो बंद दरवाजे के अंदर बैठक थी, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी, उसमें तो ये सारे सवाल आ ही रहे थे। उन सवालों का जवाब ही दिया जा रहा था। दूसरी चीज़, अब वो सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो सकती थी। दूसरी चीज़ की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स का ऑफिसर भारती से पूछा गया तो उन्होंने भी तो ये बता ही दिया ना एक तरह से कि भाई अगर हम वॉर कर रहे हैं तो हमें टारगेट से मतलब ये नुकसान वगैरह की परवाह नहीं करते। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या था कि हाँ, कुछ नुकसान हुआ होगा ही। अगर वॉर कर रहे हैं तो कैसे संभव है कि नुकसान ना हो। रह गई बात कि नुकसान के पीछे वजह, जैसे बहुत कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल ये बात करते हैं, क्या मोदी जी फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, आप अपने एयरफोर्स के अधिकारियों को टारगेट करना चाह रहे हो। सीडीएस ने अगर बताया तो एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि पहले दिन जो हमने अटैक किया है वो हमारे सामने, हमारे एयरफोर्स के सामने एक कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट ये कि सिर्फ आपको आतंकवादियों के सेंटर को हिट करना है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को इंगेज नहीं करना है। चाहे कारगिल की बात कर लें, उड़ी की बात कर लें, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, या बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, या अभी सब में हमारी स्ट्रेटजी अलग अलग थी।
इस बार भी एकदम क्लैरिटी थी शुरू में कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को इंगेज नहीं करना है। उसके पीछे वजह ये थी कि दुनिया को आप दिखाना चाह रहे थे, और ये आप कह ही रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, हम उससे लड़ने जा रहे हैं। तो उस कंस्ट्रेन में ये ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद जब वहाँ से उच्छृंखलता हुई, तो जो कोर्स करेक्शन की बात अनिल चौहान कह रहे हैं वो यही है ना, उसका सीधा मतलब कि भाई पहले हम एयरफोर्स इंगेज नहीं कर रहे थे, तो उस तरह की स्ट्रेटजी हमारी नहीं रही होगी। उसके बाद जब 2 दिन बाद हमने किया तो हम जहाँ तक जाना था वहाँ तक गए। उस बात को लेके इतना ज़्यादा तंडा बनाने की कोशिश करना, और इसमें किसी भी लेवल पर अगर आप बात कीजिए, चाहे फौज के लोगों से बात कीजिए या फिर ब्यूरोक्रेट से बात कीजिए जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, वो एकदम हैरान हो रहे हैं कि ये किस तरह के नैरेटिव, इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया तो दुनिया के सामने और कह के किया गया, ये ऐसा एनर्जी है। अच्छा, ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे जनरल चौहान ने कोई बहुत नई बात या बहुत कोई बड़ी कोई नया रहस्य उद्घाटन कर दिया। डीजी एयर ऑफ शेर भारती ने बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, आप कॉम्बैट में हैं। उन्होंने क्या बोला, मैं सीधे कोट कर देता हूँ, सवाल पूछा उनसे इंटरव्यूअर ने, क्या पाकिस्तान ने भारत का जेट गिराया, एक या एक से ज़्यादा? तो उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि वाई इट हैपेंड, और हमने उसके बाद क्या किया, हमसे कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई थी, हमने उसको सुधारा, और 2 दिन बाद हमारे सारे जहाज वापस उड़ रहे थे और हर किस्म का वेपन लेके उड़ रहे थे, और हमने 10 तारीख को खूब जाके मारा उनको, विद इम्प्यूनिटी मारा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हम उनके सारे 10 एयरबेसेस हमने उनके वहाँ पे जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किए। ये कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, हमारी एक्यूरेसी 1 मीटर की थी। आप जाके सीडीएस साहब का पूरा इंटरव्यू सुनिए, हमने जो मिसाइल मारी उसकी एक्यूरेसी 1 मीटर थी, तो हम जहां चाहते थे वहीं उसने हिट किया। बट यू विल पिक सम अदर पार्ट ऑफ इट। एनीवे सर, ये तो एक बात हो गई। दूसरा सर, लोग ये सवाल पूछते हैं कि 2 दिन और मारते या 1 दिन और पीटते, अभी दवा तो लिया ही था, बदले में भी कुछ लेते इससे। व्हाई डिड वी स्टॉप व्हेन वी स्टॉप्ड? देखिए, एक चीज़ होती है जो एस्केलेटरी लैडर में पहले भी बता रहा था, उसमें लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है। लिमिट ऑफ टॉलरेंस में अगर आप थोड़ा एक्सेस करेंगे तो उसका रिपरकशन क्या होगा, और उसका रिपरकशन आपकी बॉर्डर की पॉपुलेशन झेल पाएगी। आप कभी अभी उरी और पुंछ के लोगों से बातचीत कीजिए, जो वहाँ पे तबाही मचाई इन लोगों ने ड्रोन्स और आर्टिलरी से। हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे एक कश्मीरी ने बोला कि सर आप लोग नोएडा में बैठ के एसी एनवायरनमेंट में तय कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। हमारे घर की हालत देखिए क्या हो रखा है। कभी उनके लिए भी सोच, और अगर प्रधानमंत्री जी उनके बारे में सोच के ये कहते हैं हमने अपने मुद्दा हासिल कर लिया है और हम अब इसके आगे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम रुकेंगे, और हम उसके लिए और तैयार हो रहे थे, उसी समय उनके डीजीएमओ का कॉल आया जिसमें वो सीज़फायर चाहते थे। हमने अभी भी सीज़फायर नहीं कहा है। हमने कहा है ठीक है ऑप सिंदूर चलेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये अभी हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं या इसको सीज कर सकते हैं। ये वही सिमिलर है जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हमने कैंसिल नहीं की, हेल्ड इन अबेंस किया है। हेल्ड इन अबेंस, अगर ऑप सिंदूर भी हेल्ड इन अबेंस है, ये और घातक है सामने वाले के लिए, पता नहीं अगले मिनट क्या होने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चाल है, बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें आप एक शब्द होता है अंग्रेजी में एम्बिग्विटी। आप एम्बिगुअस रहेंगे तो सामने वाला एकदम बौखलाया रहता है कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। उसके बाद आपने बोला कि मैं फिर मॉक ड्रिल करना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान मीडिया को सुनिए, वहाँ पे क्या हलचल मची हुई कि ये फिर दोबारा तो नहीं करने वाला। और टीवी पे उनके इतने एक्टिविस्ट आ गए कहने के लिए, ये तो शुरू हो गई उनकी हरकत। खैर उनके मीडिया में तो जो भी बोलें, मैं आपको एक सौरभ जी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे मीडिया को भी एक रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। जब ये चल रहा था हम क्या सुन रहे थे कि कराची को हमने बर्बाद कर दिया, हम घुस गए हैं, मुजफ्फराबाद के पास पहुंचने वाले हैं, हम लाहौर के पास पहुंचने वाले हैं। एक पार्ट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि धूमिल करता है। बस थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर दूं, वी वर द ओनली चैनल, मैं वेरी सेन, नहीं, मैं आपको रिपोर्टिंग ओनली फैक्ट्स। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाकी जितने भी मीडिया चैनल्स होंगे या पब्लिकेशंस होंगे, बिल्कुल ठीक आप क्यों इसको बढ़ाना चाहते हैं? एक मुद्दा ये है। दूसरा, सोफिया कुरैशी वो हमारी बच्ची है। हम कभी भी फौज में किसी के धर्म, जाति, भाषा कभी नहीं सोचते हैं। और वो बच्ची मेरे पास आई, उसने बोला कि सर ये देखिए किस तरह से मेरे परिवार के, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरी मदर के पास ये पहुंच गए माइक लेके। ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये आप हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे परिवार को तो छोड़िए। और फिर उस समय कोई राजनीति में भी शुरू हो जाता है।
और अभी आज की तारीख में जो फौज में थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, ऑफ सिंदूर में सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा अपमान मत कीजिए। सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए। बिल्कुल, आप ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप कि कुछ तो एक रेड लाइन हर जगह होनी चाहिए, हर प्रोफेशन की भी होनी चाहिए। तो बट नहीं, लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि 2 दिन और रुक जाते, अभी क्यों 2 दिन और करते, क्यों रुक गए? तो जो कर लिया हमने, उसके बाद क्या करते? फिर उनके सिविलियन टारगेट्स को हिट करते। तो हम तो अपना केस कमजोर करते। हमारा पहला उद्देश्य क्या था कि हमको आतंकवादियों को सबक सिखाना। नहीं, सवाल ये कि उससे कोई गारंटी एक्सट्रैक्ट करते पाकिस्तान से कैसे? भाई कम से कम वो कहे पब्लिकली कि भाई अब हम अगर आप 77 साल बाद भी ये उम्मीद करते हैं कि वो कहे, अरे उसने शिमला समझौता किया राइटिंग में, अब और शिमला से जो है इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया वो। किस चीज पे आप भरोसा करेंगे उस देश का? कोई कभी उसने वचन का पालन किया है? को एक समय एक कोई मुद्दा बता दीजिए। 2 प्रधानमंत्री को धोखा देता है। सर अभी आप ही कह रहे थे कि ये सुधरने वाला देश नहीं है, नहीं है। तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? ऐसा ही होगा और हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मैं मुद्दा जो सिविलियन कैजुअलिटीज का लाया था, क्योंकि ये राष्ट्र का विषय है। अगर आपको मालूम है कि हर बार ऐसा होता है और अब मिसाइल्स हैं, अब तो कहीं भी जा सकती हैं, अब ये बॉर्डर की लड़ाई नहीं रहेगी ये। और अगर आपके मिसाइल्स नागपुर, दिल्ली, पुणे कहीं पे भी पहुंच सकती हैं, हमें पूरे राष्ट्र के तौर पे एक विचार करना है। उन देशों को देखिए और वहाँ से सीखिए जहाँ पे लगातार लड़ाई चलती रहती है। इजराइल में क्या है, जहाँ पे आपका घर है उसके नीचे आपका एक शेल्टर है। आपको ये सुधार लाने पड़ेंगे। अगर आप ये सुधार नहीं लाएंगे और आगे चल के आपको नुकसान होगा और उसको फिर कोट किया जाएगा, अरे यहाँ पे इतने लोग मर गए, तो देश की जो सरकार है उसके हाथ बन जाते हैं। तो हमें कुछ अभी आगे के लिए आगे सोचना है। ऑफ सिंदूर जो है वो उसको अलग मुद्दा रख देते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा, वो किसकी जवाबदारी है? वो हमारी सबकी जवाबदारी है। अगर मैं 1965 में दिल्ली में था, स्कूल में जाता था, उस समय हमारे यहाँ पे सायरन थे, ब्लैकआउट की रिहर्सल होती थी और हमारे घर के सामने ट्रेंच थे। आज हैं, जबकि उस समय तो इतना खतरा नहीं था, लेकिन आज है। आज ब्लैकआउट की जो अगर ड्रिल हो रही, मॉक ड्रिल हो रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी एक हमारे सरकार की सही नीति है। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ब्लैकआउट क्या होता है। मालूम ही नहीं सर, वो देखा ही नहीं है। हाँ। मतलब हमारी जनरेशन ने भी कारगिल देखा है, हाँ, लेकिन वो भी एक लिमिटेड जगह पर हो रहा था। अब ये तो इस बार तो आप हमारा पूरा बॉर्डर जो है दैट वाज एक्टिव। अभी आप कल का देखिए ना, ड्रोन कहाँ जाके रशिया के अंदर कितने 4,000 किलोमीटर 4,000 जाके जो है। तो अभी कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो हम सबको इसके लिए तैयार होना है, देश को तैयार होना है। मैं सुन रहा था देवेंद्र जो उनके DGISPR है पाकिस्तान वाले, तो वो भी एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो ये वहाँ ये बात हुई कि भाई इंडिया इज डिक्लेयर्ड टेररिज्म एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप क्या कहेंगे उस पर? तो उसने कहा कि आप सोचिए, इतने बड़े देश ने एक आतंकवादी हमले के ऊपर हॉस्टेज बना लिया है अपनी इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को, कि मतलब एक हमला हो गया तो वो वॉर कर देंगे हमारे ऊपर। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें, क्या थिंकिंग क्या है इस वक्त गवर्नमेंट में? हमने जो कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर है, सो मतलब क्या? इस पे आने से पहले सर एक चीज़ और पिछले वाले में बताऊँ कि जैसे CDS ने जो बात कही इसको, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा चर्चा अभी हो रही है देश में, तो ऐसा नहीं था कि उनके मुंह से निकल गया या CDS को नहीं पता है कि क्या बोलना है। इंटरनेशनल लेवल पे एक जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट देश के तौर पे आप इस तरह के फैक्ट्स को भी डिनाई करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है ना? जैसे अमेरिका में आप देखें सौरभ, तो अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में 10 दिन के अंतर पे F-18 उनका रेड सी में 2 गिरा। और वो कैसे गिर रहा है? ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें गिर रहा है पानी। और वहाँ पे उस चीज़ को बताया जाता है। शुरू में उसको बहुत ढिढोरा पीटने की जरूरत इस लिहाज से नहीं थी कि ऑपरेशन चल ही रहा था और उसमें आप दुश्मन देश को एडवांटेज नहीं देना चाहते, जैसे कि बताया गया था। बाद में ये हुआ कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो सवाल आ रहा है तो सवाल को उन्होंने जवाब दिया और सही पर्सपेक्टिव में दिया। दूसरी चीज़ कि अगर भारत के हिसाब से अगर देखें, या एक्ट ऑफ वॉर वाली जो बात आपने कही, उसमें ये आइडिया ये था कि हम उनको बताएं और उनके अंदर भी ये डर क्रिएट करें कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो हम देखो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आतंकवाद खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। एक तो नया विंग आज ही उसने एक नया क्लेम किया है, एक नया विंग बना है जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकवादियों का।
लेकिन एक डर, एक भय उधर भी रहे, और वो डर भय इनके ग्राउंड वर्कर्स पे ना हो, मसूद अजहर के अंदर हो, हाफिज सईद के अंदर हो, और उनके आका जो उनके पीछे बैठे हैं उनके अंदर हो। तो इस ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कहें तो ये रहा, और यही विजन भी था कि देखो अगर तुम हमें चोट पहुंचाओगे तो हम कहां तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। सर, लास्ट के कुछ मिनट है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी मिलिट्री की सारी अंडरस्टैंडिंग्स रखते हैं और दुश्मन को भी स्टडी करते होंगे आप जब युद्ध में जाना है तो। अब ये जो इनका फील्ड मार्शल बन गया है, इसके अंडर पाकिस्तान की आर्मी ये किस तरह बिहेव कर सकती है? देखिए क्या हुआ, अगर आप आसिफ मुनीर का सोचें, जनरल आसिफ मुनीर, आसिम 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 मुनीर, ओके, अब जब चीफ बना तो उसको चीफ नहीं बनाना चाह रहे थे। जब वो DGISI बना तो उसको DGISI से हटाया गया, मतलब वो प्रेफर्ड कैंडिडेट कहीं पे भी नहीं था। जब वो बना, शायद वो एक ही आर्मी चीफ रहा होगा जिसके टाइम पे उनकी जो जनता है उन्होंने मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को अटैक किया। उस समय का आप पीरियड सोचिए कि पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में जनता और उनके मिलिट्री के बीच में एक दरार आई, और बहुत बड़ी दरार आई। उसने जब ये भाषण दिया टू नेशन थियरी के बारे में तो काफ़ी तालियां पीटी गई। वो भी ठीक था, मतलब पूरा देश उसके पीछे नहीं था। लेकिन जब ये पूरा अभी एक्टिविटी हुई जिसमें ऑप सिंदूर में उन्होंने अपने नैरेटिव्स बढ़ाए अपने देश में कि हम जीत गए, वो उनकी हमेशा की एक फितरत है, हर बार हार के यही करते हम जीत गए, हम जीत गए। 93,000 PWs के साथ भी हम जीत गए। तो ये उनका बिहेवियर है, ये एक डिफेक्ट है उनके अंदर। अब चाहे इसको जेनेटिक डिफेक्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन है ये डिफेक्ट। और ऐसे में उन्होंने बोला कि अगर हारे हुए नहीं दिखना चाहते तो इसको फील्ड मार्शल बना देते हैं। और फील्ड मार्शल बना देते हैं ये नहीं, इसने बोला कि मुझे फील्ड मार्शल बनाइए ताकि आप भी टिके रहें और मैं भी टिका रहूं। नहीं तो इसके पहले कि बाकी के क्या चीफ्स कुछ और काम कर रहे थे क्या? उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं की या उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन ये बना के अपने हारी हुई बाजी को जीती हुई बाजी दिखाना चाह रहे थे। और ये इतिहास में ऐसा ही लिखा जाएगा, उनके इतिहास में। ये भी एक कहावत है ना, जो जीता हुआ हिस्ट्री लिखता है, पर यहाँ पे तो हारा हुआ पाकिस्तान हिस्ट्री लिखता है। तो ये अब उसमें एक और चीज़ हुई, जो पाकिस्तान की जनता थी जिनको डाउट था कि यार ये जितनी भी गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अब वो धीरे से खिसक के इनके पीछे आ गए कि नहीं, इन्होंने हमारे देश को बचाया है। तो उसमें कई इमरान खान के भी सपोर्टर्स हैं जो इनके साथ आ गए हैं। तो ओवरऑल बेनिफिशियरी तो उनका चीफ या ये फील्ड मार्शल जो है ये बना है, इसने खुद का फायदा कर लिया देश के पराजय में। अब आगे चल के क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं से ये कुछ अलग लगता है? आदमी लोग कहते हैं कि शायद इतना रेडिकल नहीं कोई चीफ हुआ, शायद ये ज़ियाउल हक से भी ज़्यादा रेडिकल है। एक आपको एक मिसाल देता हूँ, उसको ज़्यादा गलत नहीं समझना चाहिए लोगों ने, पर जो पंजाबी मुसलमान होता है और जो पंजाबी मुसलमान नहीं होता है, जो चीफ बनता है, आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जो पंजाबी मुसलमान नहीं होता है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करता है। 1965 में मोहम्मद मूसा ने यही किया, पंजाबी मुसलमान नहीं था वो। याया खान वो भी अलग था, उसने 71 किया, और ये शिरमांजी इन्होंने अलग किया। ये मुहाजिर हैं शायद? नहीं, ये मुहाजिर नहीं, मुहाजिर नहीं है, ये शिया हैं। जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने भी किया। हाँ, उन्होंने भी किया। जब आगरा समिट के लिए आ रहे थे तो आने से एक दिन पहले आर्मी के पक्ष में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। दिग्विजय सिंह जो अब नहीं है दुनिया में, वो प्रोटोकॉल मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, आप समिट के लिए आ रहे हैं और आप जो है लड़ाई की बात कर रहे हैं, अपनी आर्मी की तरफ से बोल रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं भड़काने वाला। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं पाकिस्तान को, वहाँ 3 ही चीज़ें चलती हैं, या तो आप पंजाबी हैं, या आप सिंधी हैं, या आर्मी के हैं। तो मैं न तो पंजाबी हूँ और न सिंधी हूँ, मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो मुहाजिर हूँ। अगर आर्मी की तरफ से भी नहीं बोलूँगा तो पाकिस्तान लौट के नहीं जा पाऊँगा, फिर यही नहर वाली हवेली में हमको जो है रखना पड़ेगा तुम्हें। तो वो जो जनरल साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। वो दरअसल अपने को और अभी जो सरकार है दोनों को बचाने का काम किया है लोगों के सामने। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा ये कहा जाता था कि आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, चेतावनी देते हैं, डोजियर दुनिया भर में लेके घूमते थे। तो मोदी के आने के बाद ये हुआ कि इसकी कॉस्ट बढ़ाओ, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो लगा कि कम हुआ,
फिर एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद फिर लगा कि जो है इतने से भी बात नहीं बनेगी। अब जो किया है, जो ये एक्ट ऑफ वॉर कह दिया कि कोई भी आतंकवादी हमला होगा, अब उनके दिमाग में हर समय रहेगा कि ये कितना ऊपर अगली बार क्या करेंगे, इसका क्या जवाब देंगे, किस तरह से देंगे, कहां हमला करेंगे। तो उनके मन में ये जो परमानेंट डर बिठा दिया है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ा दी है। हर आतंकवादी हमले की कीमत पहले से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। सर, आज के प्रोग्राम से कुछ बातें सीखने को मिली आपसे सर, थैंक्स टू यू। पहली बात जो जनरल साहब ने कहा, ये हम सबके लिए होना चाहिए। कोई ऐसे काम ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपका दुश्मन उसका फ़ायदा उठा सके। सबसे बड़ी सीख तो ये। और दूसरा, हम अपने अंदर भी आज के इस नए माहौल को लेकर के एक टेम्परामेंट डेवलप करें, जो अगर बॉर्डर के इलाकों में ख़ास तौर पर उनको सोचना चाहिए, वहाँ की सिविल सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि हम आगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जनरली एक हमारे अंदर सोच आए कि मान लें कि दुश्मन कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो आपको उसको जवाब देना है, तो उस वक्त हम दिलो दिमाग से बड़ा मजबूत रहें, पक्के रहें। जनरल साहब बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात। धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। और कॉफी पर कुरुक्षेत्र दोस्तों अब रोज लौटेगा। कल शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए